नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। बॉर्डर पर किस तरीके से चाइना ने गतिविधि बढ़ा दी है, इसकी खबर हम आपको दे रहे हैं। लेकिन आज जो बहुत बड़ा हुआ है, डोकलाम के बाद अब दोनों सेना आमने सामने आ गई है। चीन ने एलएसी पर 5000 सैनिक तैनात कर दिए हैं, लेकिन भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पवन त्यागी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से चाइना अपनी तरफ से गतिविधि बढ़ा रहा है, सीमा पर हमने देखा सिक्किम लद्दाख में जिस तरीके से आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, अब भारत भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। सेना की जो तैनाती थी वो भारत ने भी बढ़ा दी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ बड़ा होने वाला है आगे आने वाले टाइम में? असल में चाइना की जो बौखलाहट है वो इसलिए है कि भारत का ऐसा रुख चाइना ने भी कभी देखा नहीं है। 1962 के बाद चाइना से लगी हुई जितनी हमारी बॉर्डर लाइन है एलएसी, उस पर कभी भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और जहां वो अपना हमारा भूभाग उसने दबाया हुआ है, उस पर कभी आपत्ति भी नहीं की और उसको खाली कराने की तरफ ही नहीं ध्यान दिया। जो भी उनकी एक्टिविटी सेना की कभी होती भी थी, वो झड़प के रूप में उसको याद करके थोड़ी देर बाद भुला दिया जाता था और हल्के में लेके के चलो ये तो आपसी मुद्दा है, सुलझ जाएगा। लेकिन अब जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने उस लद्दाख के एरिया में और सिक्किम के एरिया में ये ध्यान दिया है कि जहां जहां चाइना की एक्टिविटी ज़्यादा है और हमारी ज़मीन कब्जाई हुई है, उस एरिया में भारत ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ये 2018 से सड़कें बनानी वहाँ शुरू की उस एरिया में। और आपको बताऊं कि लगभग 3323 वर्ग किलोमीटर वहाँ लंबी सड़कें बना घेरी और उनका जाल ऐसा बिछाया कि 272 सड़कें उस क्षेत्र में आसपास बना ली हैं, जिससे भारत की सेना की पहुंच तुरंत वहाँ चीन के बॉर्डर पर हो सके। अब ये जो सड़कें बनी हैं ये 2018 से बन रही हैं, लेकिन अब मेन जो है उसमें 61 सड़कें ऐसी हैं जिस पे ज़्यादा चाइना को ये जो घबरा रहा है या बौखलाहट कहिए, वो 61 सड़कों को लेकर है। जो 61 सड़कें वो हैं जो पूर्वी लद्दाख के गलवा नाला और पेंगोंग झील के पास ये फिंगर इलाके में पड़ती है, क्योंकि वहाँ जो अपार संपदा है वो उस अपार संपदा पर चाइना की नज़र रही और वहाँ तक अब भारत की पहुँच हो गई है इन सड़कों के बनने से। तो उसको लगता है कि यहाँ तो मेरा ही राज था अभी तक और कभी इंडिया ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब ये मोदी के नेतृत्व में जब ये सरकार आई है और इन्होंने यहाँ 3323 वर्ग किलोमीटर लंबी क्षेत्रफल में जो सड़कें बना ली हैं, ये तो इस एरिया में पूरा तेजी से कभी भी आ सकते हैं। इतना ही नहीं, तो भारत की सरकार ने इस समय वहाँ एक अपना एयरबेस बना लिया है और एयरबेस में C-130 और C-17 ये दो हमारे जो मालवाहक जहाज हैं उनको लैंड भी कराया। तो अब उसको लगने लगा है कि इनका तो एयरबेस भी बन गया, तो कहीं ना कहीं मुझे ये क्षेत्र खाली ना करना पड़ जाए, क्योंकि मोदी सरकार में गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने सदन में बयान दे दिया था कि अक्साई चीन ये हमारा है। अब इसलिए इनको लगता है कि कहीं भारत ये दोबारा खाली ना कराने का दबाव बनाए, और क्योंकि वो मोदी जी की आक्रामक नीति देख भी रहा है चाइना, और इसीलिए उस बौखलाहट में उसने बॉर्डर एरिया में ये अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है। और जैसा अभी अभी खबर आई है कि वहाँ लगभग 5000 सैनिकों की नियुक्ति करना। अब 5000 संख्या आप देखिए कि उस क्षेत्र में जो क्षेत्र अभी तक न्यूट्रल रहा एक तरह से, वहाँ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ना तो भारतीय सेना की रही, ना वहाँ चाइनीज सेना की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रही है। केवल गश्त करने तक सीमित रहा है कि अपने अपने एरिया में गश्त करते रहे। यदा कदा छुटपुट झड़पें होती रहीं जो 10-20 के ग्रुप में सैनिक होते थे उनके बीच। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ बंकर बनाने का सामान चाइना इकट्ठा करता है, फिर वहाँ टेंट लगाता है, फिर वहाँ शुरू में उसने लगभग 200-250 सैनिक इकट्ठे किए और अब 5000 की जो खबर आई है आज, ये बहुत बड़ी तैयारी उसकी लगती है और उसको लग रहा है कि इससे दबाव बनाकर वो भारतीय सेना को दमखम दिखाना चाहता है, डराने की कोशिश कर रहा है, जो उसके मंसूबे सफल नहीं होंगे, क्योंकि भारत ने भी क्विक एक्शन लेते हुए शॉर्ट नोटिस पे वहाँ 81 बटालियन और 114 बटालियन जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में
वो युद्ध करने में निपुण मानी जाती है, ये 2 बटालियन तुरंत वहां नियुक्त की है, और ताकि जो है दौलत बेग ओल्डी एरिया जो है उसमें कोई भी हलचल अगर हुई तो उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे सके। तो भारत ने भी इस पर तुरंत एक्शन लिया है, और इस समय भारत कोई भी चाइना को बकसने के मूड में नहीं है, क्योंकि अब यह तय हुआ है कि अपना पूरा क्षेत्र जो उसने कब्जाया हुआ है, चाहे वो लद्दाख का एरिया है, चाहे वो अक्साई चीन एरिया जो कहते हैं क्षेत्रफल पूरा, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हमें हमारा एरिया पीओके का भी वो खाली करना पड़ेगा साथ के साथ। तो हमारे भारत की सेना की पूरी तैयारी है, इसमें चाइना पूरी तरह बौखलाया हुआ है, वो अपनी तरह से कोशिश कर रहा है कि दबाव बना सकूं, लेकिन अब उसकी चाल कामयाब नहीं होगी। जी सर, ये जो विवाद है ये लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बंकर बनाए जा रहे हैं, सेना की तैनाती की जा रही है, लगातार उनके जो फाइटर प्लेन हैं वो भी गश्त लगा रहे थे, तो ये सारी चीजें जो गतिविधियां हो रही हैं और लद्दाख में, और जिस तरीके से उनके सैनिक सीमा में अंदर आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती है, ये बंकर बनाना, ये सेना की तैनाती, कि क्या सच में ये फिर से वही हाल होगा जो डोकलाम में हुआ और उससे पहले जो हुआ 1962 में। नहीं, ये अगर इतना उसने, देखिए दोनों तरफ से पहले 200-250 भी ज्यादा संख्या है, क्योंकि इस एरिया में केवल 10-20 की टुकड़ी दोनों तरफ के सैनिकों की केवल गश्त करती थी बॉर्डर लाइन देखने के लिए। लेकिन अब जो ये 5000 संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है, और वो अपने पूरे साजो सामान के साथ आई हैं। बंकर बनाने के मतलब तैयारी चल रही है, बुलडोजर तक वहां पे इकट्ठे हैं, और इसलिए भारत ने भी जो जवाब दिया है कि आप समझिए 2 बटालियन की नियुक्ति करना, और वहां जो है अपने हमारे जो मालवाहक जहाज हैं उनको उतारना, दोनों तरफ से ये इशारा है कि इस बार आर पार की लड़ाई होने वाली है। हमारा जो क्षेत्रफल अब उसने दबाया हुआ था, जो भारत का भाग, अब भारतीय सेना उसको खाली कराने के मूड में है। चाइना इस समय घिरा हुआ है, अपने ही समस्याओं में घिरा हुआ है, लेकिन इस समय भारत का, जहां तक आप देखेंगे, भारत के साथ विश्व की कई बड़ी शक्तियां भी इकट्ठी हैं, और इजराइल जैसे देश भी उसके साथ मिलकर के कोरोना के काल में उसके वैज्ञानिक हमारे कोरोना से लड़ने में आपसी सहयोग कर रहे हैं। तो कोई देश किसी बात से भारत के साथ है, तो इस समय चाइना को ये भारी पड़ेगा। सर, नेपाल पर बात करें तो जिस तरीके से चाइना नेपाल को अपना मोहरा बनाता आ रहा है, इन दिनों में हमने देखा कि नेपाल जो सीमा है लगी हुई उस लिपुलेखा और जो हमारे उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं उसको अपना बता रहा था, लेकिन अब उस विवाद में थोड़ा नया मोड़ आ रहा है। वो क्या आ रहा है सर? देखिए, उसमें केवल इतना है कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं इस तनाव में, आप समझिए जैसे ही वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये जो काला पानी है, लिपुलेख है, ये हमारा है और इसको खाली कराएंगे। ये एक तल्ख टिप्पणी थी जिसकी भारत में किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि नेपाल ऐसा बोलेगा, क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी हर मुसीबत में आप समझिए भारत मदद करता रहा है, चाहे वो वहाँ भूकंप की बात हो, चाहे वहाँ बाढ़ आती है तब भी, और कोई भी आपदा विपदा आती है। अभी हाल ही में हमारे भारत ने वहाँ टनों सामग्री ये कोविड-19 से लड़ने के लिए भेजी है। तो भारत के रिश्ते नेपाल से आज के नहीं है, रामचंद्र जी के जमाने से, आदिकाल, मतलब रामचंद्र जी का जमाना कब, माने करोड़ों साल की बात हो गई। आप देखिए कितना पुराना हमारा इतिहास है, और पूरे दोनों देश एक ही होते थे, लेकिन जनक राजा की जो नगरी है और राजा राम का ऐसा व्यवहार नेपाल का रहा है भारत के साथ। वो मानते हैं कि सीता माता वो नेपाल की थी और भारत में श्री राम पैदा हुए, तो एक तरह से ससुराल उन्होंने माना है। वहाँ की विरासत वाले लोग, सांस्कृतिक लोग जो है वो मानते रहे हैं कि भारत वाले हमारे लिए एक ऐसे हैं जैसे दामाद होता है, क्योंकि रामचंद्र जी भारत से यहाँ विवाह करने आए, और आज भी वो परंपराओं का निर्माण किया जाता है। लेकिन आज के समय में वहां के प्रधानमंत्री की इस तरह की तल्ख टिप्पणी वो हैरान करने वाली थी, और इसीलिए भारत को उम्मीद नहीं थी कि उनसे कभी ऐसी टिप्पणी की, क्योंकि आप देखिए वो जो मुद्दा है वो नेपाल वासियों का बड़ा पुराना मुद्दा है। 1816 में असल में हुआ क्या था, वो जो क्षेत्र था वो ब्रिटिश सेना ने कब्जा लिया था लड़ाई में, नेपाल के राजा से लड़ते हुए। तो उसके बाद जब भारत आजाद हुआ है
तो ये हुआ जो अंग्रेजों से हमें भूमि स्थानांतरित हुई है उसमें वो क्षेत्र भी था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो जीत लिया था और हमने सेना वहां जो हमारा भारत है उसका जो भूभाग है हमें ट्रांसफर किया ब्रिटिश काल ने, ब्रिटिश सरकार ने। तो जो राजा से जीत लिया एरिया है वो हमें ट्रांसफर हुआ, लेकिन इस पर नेपाल विवाद करता रहा है शुरू से, और इसके लिए ये होता रहा भाई कभी बैठ के इसको हल कर लेंगे। लेकिन नेपाल के ये विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गवाली हैं, ये अभी कह रहे हैं कि ये हमारा बहुत पुराना मुद्दा है और नेपाल को भी काफी दिनों से टेंशन देता रहा है, यदा कदा इस पे बात होती रही, लेकिन हमें विरासत में समस्या मिली है। माने वो ये मान रहे हैं कि पिछली जो भी सरकार नेपाल में रही उन्होंने भी इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय टालने में आज तक ध्यान दिया है, टालते रहे और टलते टलते अभी ये इस स्थिति में आ गया, क्योंकि भारत को चाइना से मुकाबला करने के लिए और वहां बॉर्डर एरिया में पहुंचना जरूरी है। इस समय नेपाल को भी ये समझने की जरूरत है कि आप चाइना की हिस्ट्री देखिए, चाइना के रिश्ते आपसे कभी भी सेम हो नहीं सकते, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा है और आपका देश एक हिंदू राष्ट्र है जिसकी विचारधारा, जिसकी संस्कृति, जिसकी सभ्यता, जिसके तीज और त्योहार वो भारत से मिलते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत है भारत और नेपाल की, हमारे रिश्ते हैं रोटी बेटी के एक दूसरे से। तो हम नेपाल जो है वो भारत के निकट हो सकता है और भारत नेपाल के लिए हितकर हो सकता है, ना कि नेपाल के लिए चीन हितकर हो सकता है। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है जो आपस में लड़ाने का काम करती है। वहां के प्रधानमंत्री की ये तल्ख टिप्पणी, इससे नेपाल के जो लोग भारत में हैं, चाहे वो सेना में हैं, चाहे वो यहां किसी भी स्तर पर कहीं नौकरी करते हैं या काम करते हैं, उन सबके को शौक देने वाला है। उन सबको इस बात का झटका लगा है कि ऐसी स्थिति में जब दोनों देश मिलजुल के सदियों से रहते आए हैं, कोई प्रधानमंत्री ऐसी बात कहे कि हम देख लेंगे। इसलिए ये जो एक विदेश मंत्री का बयान आया है ये थोड़ा राहत वाला है। ये विदेश मंत्री प्रदीप जी ने जो कहा है कि ये भारत के पुराने रिश्ते हैं और इस तरह के मुद्दे को हम बैठ के सुलझाएंगे, इसमें कोई तनाव की बात नहीं है। तो ऐसे में मैं समझता हूं ये एक राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि हमने हर मुद्दे को एक परिवार की तरह बैठ के सुलझाया है। हम आपस में सुलझा लेंगे, ये हमारे घरेलू मसला है। और देखिए चाइना की भी चालाकी देखिए कि चाइना भी ऐसे में शांति दूत बन रहा है। वो कहता है, जब उससे किसी ने पूछा कि ये जो नेपाल का है और भारत का मुद्दा है काला पानी को लेकर, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है, तो वो क्या कह रहे हैं, ये लिपुलेख वगैरह बोलते हैं जी ये तो जो है इनका अंदरूनी मामला है। मतलब समस्या पैदा करने में वही है पीछे। यही हमारे जो आज वो नाराज हो रहे हैं वहां के प्रधानमंत्री, वो कहते हैं जी वहां के जो भारत के सेना के प्रमुख हैं उनका बयान ठीक नहीं है, उन्होंने जो है हमारे जो गोरखा रेजिमेंट के लोग हैं उनका भी अपमान किया है। ऐसा कुछ नहीं है जी, उन्होंने तो केवल इतना कहा था नरवणे ने कि इसके पीछे जो नेपाल का जो समस्या उठाई जा रही है आर्टिफिशियल, इसके पीछे किसी और का हाथ है। माने वो चाइना की तरफ इशारा कर रहे थे, नाम बेशक नहीं लिया था। तो ये किसी का अपमान करने के लिए हमारे सेना अध्यक्ष ने नहीं कहा था, वास्तविकता है कि इसके पीछे चाइना है। जी ये जो भूभाग है वो भारत का ही है, अगर इस पर नेपाल दावा करता है तो इसकी ये गलतफहमी है। ये नेपाल को समझना चाहिए कि वो चीन के इशारे पर काम ना करे।